सो हेलो एवरीवंस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ये मेरा हमारा लेक्चर पहला है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लेक्चर हैं मैं सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 4 से 5 दिन में सभी के सभी लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते, ये हमारा पहला लेक्चर है। देखिए हमारा कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन हमारा जो है एक लैटिन वर्ड है, इम्पोर्टेंस है। क्या है हमारा जो कम्युनिकेशन है, ये एक हमारा लैटिन वर्ड है। और ये हमारा लैटिन वर्ड के कम्युनिस्ट शब्द से मिलकर बना है। किससे? कम्युनिस्ट शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है कॉमन। इसका अर्थ क्या होता है? कॉमन होता है, अर्थात सम्मिलित। यानी जो कम्युनिकेशन है ये हमारा लैटिन वर्ड है और ये हमारा कॉमन शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सम्मिलित। विचारों का ऐसा आपसी विनिमय कि एक दूसरे को भली भांति समझकर एक सम्मिलित विचार की अवधारणा बन सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तो आपस में भली भांति समझकर अपना एक शब्द दूसरे व्यक्ति को अगर शेयर कर रहा है, तो अपनी बातें शेयर कर रहा है, और वो व्यक्ति अपनी बातें हमें शेयर कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को शेयर कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलते हैं साधारण भाषा में। तो समझ जाइए कि इसमें देखा जाए तो एक दूसरे की भली भांति समझकर सम्मिलित विचार की अवधारणा बन सके, उसी को हम कम्युनिकेशन करते हैं। ये लैटिन वर्ड है। और आगे देखते हैं, दूसरों शब्दों में देखा जाए तो कम्युनिकेशन हमारा जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें सेंडर और रिसीवर किसी विशेष मैसेज के लिए एक साथ जुड़े जाते हैं। यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेंडर और जो रिसीवर होता है किसी विशेष मैसेज के लिए एक साथ जुड़ते हैं। कोई मान लीजिए कोई मुद्दा हो गया, तो किसी मुद्दे के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक साथ जुड़ते हैं। अभी मान लीजिए घर पर ही देख लीजिए, आपकी मम्मी किसी सामान को लेकर लेने के लिए पढ़ती हैं, तो आप क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तो इसी को बोलेंगे कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद लेने के गए, मान लीजिए नहीं मिला सामान, तो वो घर पर आए आप और अपनी मम्मी से बोले कि नहीं मिला, और तो आपकी मम्मी डांट कर बोलती है आपको कि क्यों नहीं मिला वो सामान। तो ऐसे में आपसे किसी मुद्दे के लिए में बहस हो रहा है, तो ये जो बहस हो रहा है इसको भी हम कम्युनिकेशन का ही शब्द देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार विचारों, बातों, सूचनाओं का आपस में इस प्रकार की आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। कोई भी डाउट नहीं होगा भाई साहब। आप लोग जो बातें करते हैं एक दूसरे से, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, उसको संचार कहते हैं। किसी बात के लिए आप सभी लोग जो बातचीत करते हैं उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये हमारा लैटिन वर्ड से बन रहा है। और लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनिस्ट है, जिसका अर्थ होता है कॉमन होता है। अगला देखते हैं डिफिनेशन, परिभाषाएं देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू J.R. लिगन्स के अनुसार। तो J.R. लिगन्स ने क्या कहा है कि संचार एक ऐसी पद्धति है। क्या है? संचार जो हमारी है एक ऐसी पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों का ऐसा आदान प्रदान करते हैं कि उनमें से प्रत्येक विषय के अर्थ तथा इसके प्रयोग को भली भांति समझता है, उसी को हम संचार कहते हैं। देखिए इसमें भी साधारण भाषा में बोला है कि दो व्यक्ति, देखिए इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन के लिए, दो व्यक्ति अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि दो व्यक्ति होनी चाहिए कम से कम। दो से अगर कम व्यक्ति हैं, यानी एक व्यक्ति है, तो ऐसे में उसको कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। संचार एक ऐसी पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात विचारों का आदान प्रदान ही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू सन्नाम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सन्नाम एंड वीवर के अनुसार देखते हैं, वे समस्त विधियाँ जिनके माध्यम से एक व्यक्ति का दिमाग दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसको ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए
वे समस्त विधियाँ, वे सभी मेथड्स जिनके माध्यम से एक व्यक्ति का दिमाग दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए हमको सेंडर की आवश्यकता पड़ती है। यह सेंडर आप हो सकते हैं, या फिर आपके मित्र हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अभी मान लीजिए कोई मैसेज है, कोई भी मैसेज हो सकता है, किसी से संबंधित कोई भी मैसेज हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अभी देखिए आपने मैसेज को सेंड किया, अब मैसेज को जब सेंड करेंगे ना, तो उसको इन कोडिंग जो व्यक्ति मैसेज को ग्रहण करेगा ना, तो वो व्यक्ति उस मैसेज को समझेगा कि ये मैसेज है क्या, उसको बोलेंगे हम इन कोडिंग। और इसमें एक चैनल बनेगा उसके दिमाग में, सोचने की सोचेगा अपने दिमाग में, तो जो दिमाग में सोचेगा उसको चैनल कहेंगे। और दिमाग में जैसे सोचेगा तो वैसे ही उसको समझ आएगा कि हाँ ये मैसेज ये है, तो उसको डी कोडिंग बोलेंगे। और उसके बाद वो अपने आप रिसीव कर लेगा, यानी उस मैसेज को समझ जाएगा और उसको रिप्लाई भी दे सकेगा। इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको आप ध्यान से सुनिए। एक सेंडर होना चाहिए, एक व्यक्ति, और किसी मैसेज को भेजना चाहिए। जब वो व्यक्ति मैसेज को भेजेगा तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग करने के बाद एक चैनल बनेगा, और जब वो चैनल बनेगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा? डी कोडिंग कर देगा उस मैसेज को। जब डी कोडिंग कर लेगा तो अपने आप उस मैसेज को रिसीव कर लेगा। तो ऐसी को कम्युनिकेशन प्रोसेस कहेंगे। अगला देखते हैं। अभी इसमें हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में जो ये दिया गया प्रोसेस में जो 6 टर्मिनोलॉजी है वो है क्या, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हमारा शब्द आता है, आप समझ गए होंगे सेंडर क्या होता है और मैसेज क्या होता है। सेंडर मतलब आप ही हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है। इसमें आप इन कोडिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं ना, अभी आपको डिफिनेशन के माध्यम से आपको समझाऊंगा क्या होता है इन कोडिंग। देखिए, सेंडर सूचना देने से पहले मैसेज को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे क्या बोलते हैं? इन कोडिंग कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति सेंडर है ना, जो सूचना जो मैसेज दे रहा है उसको देने से पहले मैसेज को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, इसी को हम बोलेंगे इनकोडिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं डी कोडिंग क्या होता है। डी कोडिंग का मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है उस मैसेज को अपनी भाषा में ग्रहण करेगा, अपने शब्दों में समझेगा कि हाँ ये शब्द बोल रहा है, ये बातें बोल रहा है, तो इसी को हम डी कोडिंग बोलेंगे। यानी कि रिसीवर सूचना लेने से पहले अपने तरीकों से सूचना को समझता है, अपने तरीके से सूचना को समझता है तथा ग्रहण करता है, जिसे हम डी कोडिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डी कोडिंग बोलते हैं। समझ गए होंगे डी कोडिंग क्या होता है। यानी आपने जो मैसेज सेंड किया और सामने वाला व्यक्ति उस मैसेज को अपनी भाषा में ग्रहण कर लिया, उसी को हम डी कोडिंग कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी भी समझ गए होंगे आप। और आगे देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? तो मेनली 4 एलिमेंट्स होते हैं। आपको उन्हें सेंडर होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए जो मैसेज सेंड कर रहा है, और कोई एक मैसेज होना चाहिए, कोई भी मैसेज हो। इसके बाद एक चैनल बनता है, एंड सामने वाला व्यक्ति भी रिसीवर करने वाला होना चाहिए। एक और व्यक्ति होना चाहिए, मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में कम से कम 2 व्यक्ति अनिवार्य होते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हम। आगे क्या दिया गया है? सेंडर। सेंडर का मतलब क्या होता है? यह वह व्यक्ति या कोई संस्था होती है जो संचार प्रक्रिया का आरंभ करती है, उसे ही हम कम्युनिकेशन सोर्सेस और हम सेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? यह वह व्यक्ति होता है या फिर कोई ऐसी संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो संचार प्रक्रिया का आरंभ करती है, इसे हम कम्युनिकेशन सोर्सेस भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम सेंडर भी इसको हम बोल सकते हैं। समझ गए होंगे आप। और हम आगे बढ़ते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, सेंडर के लक्षण क्या होते हैं। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंडर। तो सेंडर को उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लक्षण कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहले तो उसको उद्देश्यों की जानकारी हो, संचार प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए।
जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद संचार माध्यमों का चयन व उपयोगों का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि जो माध्यम है वो कौन कौन से माध्यम का यूज कर सकता है अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए। कौन कौन से मतलब जो माध्यम होते हैं, उनका कौन कौन से मतलब माध्यम होते हैं उनका ज्ञान भी होना चाहिए। बस अभी यह याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति, यानी आप जिस मैसेज को समझाना चाह रहे हैं उस व्यक्ति को, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको डीप नॉलेज भी होनी चाहिए या फिर कुछ भी आपको नॉलेज होना चाहिए, कम से कम उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर होता क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाई क्या होती है। इसी को बोलते हैं हम, किसी विषय की भी मतलब जानकारी हो तभी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं मैसेज क्या होता है। तो देखिए मैसेज के बारे में देखते हैं, तो मैसेज से तात्पर्य उस सूचना से है जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाता है, ठीक है। पहुंचाता नहीं बल्कि पहुंचाना चाहता है। यानी कि मैसेज से तात्पर्य, यानी मैसेज जो होता है वो सूचना है एक, जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो ऐसे में कोई बात है, कोई शब्द है, ठीक है, कोई मतलब मुद्दा है, तो वह मुद्दा आपका एक मैसेज हो गया। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैसेज के लक्षण देखते हैं। तो संदेश उद्देश्य प्राप्ति के अनुकूल होना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए उसके अनुकूल हो, ऑडियंस के समझने योग्य होना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति समझने वाला होना चाहिए, ठीक है, उसके योग्य होना चाहिए। समझ लीजिए कि अभी आप जो बातें बोल रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहे हैं सामने वाले को, तो वो उसके योग्य होना चाहिए। अभी ऐसा थोड़ी ना है कि आप 2 साल के बच्चे को जाकर समझा रहे हैं भाई बीएससी एग्रीकल्चर ये यह होता है। बीएससी एग्रीकल्चर में 83 सब्जेक्ट होते हैं, 78 सब्जेक्ट होते हैं, इतने सेमेस्टर होते हैं, इतने साल का प्रोग्राम होता है, तो सामने वाला बंदा थोड़ी समझ पाएगा। तो आप समझ सकते हैं फिलहाल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यम के अनुरूप हो, ये हो गया। चलिए देखिए चैनल क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह वह साधन है, क्या है, यह एक साधन है जिसके द्वारा रिसीवर मैसेज को प्राप्त करता है। जिसके द्वारा रिसीवर जो होता है वो मैसेज को प्राप्त करता है। अब वो चैनल देखिए, चैनल क्या होता है। सबसे पहले सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में समझने से हम टॉपिक उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए सामने वाला व्यक्ति बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा है, और वैसे मेरे माइंड में गया कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर है, तो ऐसे में क्या है कि मेरा माइंड सोचने लगा, तो जो माइंड मेरा सोच रहा है वो एक चैनल का निर्माण कर लिया, तो इसी को हम बोलेंगे चैनल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिज में। तो इसके बारे में देखते हैं कि चैनल होता क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो चैनल ज़्यादा कीमती ना हो, आसानी से उपलब्ध होने वाला हो, उद्देश्य के अनुरूप हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रिसीवर क्या होते हैं। यह वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिसको संदेश भेजा जाता है। जिसको संदेश भेजा जाता है उसी को ही हम रिसीवर कहते हैं। ओके, यानी आपका दोस्त है मान लीजिए और आप हैं, तो आपका दोस्त जो है किसी मैसेज को सेंड कर रहा है आपको, तो आप जो हैं वो आप रिसीवर हुए, और जो सेंड कर रहा है वो सेंडर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके भी लक्षण देखते हैं। तो रिसीवर नई जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक होना चाहिए। यानी कि अभी मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टूडेंट को बता रहे हैं जो ना समझ है, ठीक है, और ना समझ है, या फिर इस प्रकार समझ सकते हैं कि वो इच्छुक ना हो। अभी मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है, किसी मुसीबत में है, तो आप जाकर किसी चीज़ की मतलब समझ लीजिए आप बातें बता रहे हैं, तो वो गुस्से में है तो वो सुनेगा ही नहीं। तो उसी को कहेंगे, इसीलिए कहते हैं कि रिसीवर नई जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक हो तभी आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। अगला देखते हैं, देखने सुनने की क्षमता होनी चाहिए। देखने और सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अब इसी के बारे में बताऊं कि देखने और सुनने की क्षमता के बारे में बताऊं, तो व्यक्ति देख भी सके, ऐसा अगर मान लीजिए वो देख नहीं पा रहा है तो वो उसको सुनना चाहिए, कम से कम वो सुन सके, ठीक है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संचार श्रोताओं में विश्वास रखता हो, कम्युनिकेशन के बारे में विश्वास रखता हो, श्रोताओं की आवश्यकताएं एवं रुचि होनी चाहिए और वो शिक्षित श्रोता होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में देखा जाए तो निम्नलिखित प्रकार की दक्षताएं आती हैं। इनमें देखा जाए दक्षताएं के बारे में, स्किल के बारे में, तो इनमें निम्नलिखित प्रकार की दक्षताएं आती हैं, स्किल आती हैं। जैसे राइटिंग स्किल आती है, रीडिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड नॉन वर्बल स्किल। अभी एक एक करके हम देखेंगे कि राइटिंग स्किल क्या होती है, रीडिंग स्किल क्या होती है, स्पीकिंग इंग्लिश क्या होती है, लिसनिंग इंग्लिश क्या होती है, नॉन वर्बल स्किल क्या होती है। तो सभी के बारे में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के दो मॉडल है, एक हमारा स्ट्रक्चर मॉडल और दूसरा हमारा है वर्किंग मॉडल। पहले देखते हैं वे मॉडल है। जो स्ट्रक्चर मॉडल में देखेंगे तो वे मॉडल है, ये वे मॉडल हैं जो किसी घटना या विषय के औपचारिक गुणों को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। किसी घटना, ठीक है, किसी घटना या किसी विषय के औपचारिक गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हम बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम स्ट्रक्चरल मेथड मॉडल कहते हैं। और वर्किंग मॉडल में देखा जाए तो ये वे मॉडल होते हैं जो विभिन्न तत्वों के आपसी संबंधों तथा उनके कार्यों को प्रकट करते हैं। ऐसे में ये मॉडल हमारे वर्किंग मॉडल आते हैं। एक बार और देख लीजिए, ये वे मॉडल होते हैं जो विभिन्न तत्वों के आपसी संबंधों तथा उनके कार्यों को प्रकट करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मॉडल के बारे में दो तीन मॉडल देख लेते हैं, कौन कौन से मॉडल है। अरिस्टोटल मॉडल, इनमें देखिए सबसे पहले स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर, और वह व्यक्ति अपनी स्पीच या फिर भाषण दे रहा है, और वो भाषण किसको दे रहा है, ऑडियंस को देनी चाहिए। तो तीन चीज़ें अनिवार्य है मॉडल में देखा है। तो स्पीकर होना चाहिए और स्पीच, कोई स्पीच होनी चाहिए, किसी स्पीच को देना चाहिए, ठीक है, वो कोई स्पीच दे रहा है और वो किसको दे रहा है, ऑडियंस को दे रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे एरिस्टोटल मॉडल। मॉडल समझ गए होंगे। इसके बाद बार्लोस मॉडल में देखा जाए तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सोर्सेस, इसके बाद सबसे पहले इनकोडर रहेगा एंड कोई मैसेज रहेगा, मैसेज को क्या करेगा, सेंड करेगा रिसीवर के पास, और रिसीवर चैनल के माध्यम से उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद वो अपने आप रिसीव कर लेगा। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। तो दो मॉडल हमने देखे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। चलिए धन्यवाद।